हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर, जिसके अंदर हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन सेट आपके यहाँ पर कराए जा रहे हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हो, हमने इसी कार्य के लिए जो है अध्ययन बैच यहाँ पर स्टार्ट किया है। इसमें जो भी हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही यूज़फुल। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 14 क्लासेस जो है यहाँ पर अटेंड कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, यानी कि अपना सिलेबस जो है उसको सही समय पर पूरा करेगा। ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करते हैं। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, यानी कि यूजफुल हो। और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए यूजफुल हो, यानी कि महत्वपूर्ण हो। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, या फिर आगमन विधि में। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आगमन विधि। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम पर्यावरण को पढ़ाते हैं, यानी कि ईवीएस को पढ़ाते हैं, तो हम किस लिए मतलब उसमें पोयम और स्टोरी का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। और लास्ट हमारा हो जाता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इन चारों में से हमारा जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, या फिर वाद विवाद विधि। तो यहाँ पर हमारा जो सही बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि हम इससे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर ही चुकी है कि ईवीएस जो है आपका बच्चों की समझ में अच्छे से आए, उसी के लिए यहाँ पर जो है पोयम और कहानी का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजनाओं का निर्वाह करना। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव करना। जब भी कोई बच्चा अपने सामने प्रैक्टिकल चीज़ों को होते हुए देखता है तो वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है और ध्यानपूर्वक सीखता है, रुचि लेकर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष अनुभव। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट यानी कि आपका ब्लैक बोर्ड, पौधों का चित्र। तो यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पौधों का अवलोकन। जब हम बच्चों को पौधे ही डायरेक्टली दिखाएंगे तो उसको बहुत बारीकी से समझेंगे, उसकी ग्रोथ को भी खुद अपने सामने होता हुआ देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आपको बताना है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि, यानी कि एक विधि ऐसी है जो आपकी पर्यावरण से जुड़ी हुई नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, और लास्ट हमारा हो जाता है समस्या समाधान। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करने।
पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, दत्त कार्य का मतलब होता है जैसे हम बच्चों को घर पे करने के लिए होमवर्क देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जब बच्चे को होमवर्क दिया जाता है तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, क्यों हम उसको घर पर कार्य करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए: अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या फिर शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि उसको ऐसे अवसर देना जिससे वो अधिक से अधिक सीख सके। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ये हमारा देखिए क्वेश्चन CTET जुलाई 2013 में आया हुआ है। देखिए हम सभी क्वेश्चन वही सीरीज के अंतर्गत करा रही हो जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। सेकंड ऑप्शन हो जाता है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अपने 4 ऑप्शंस को। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना देने के लिए कहना। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो कई क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि वो रिपीट आपके हो रहे। तो ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर अपना पूरा सीरीज कर लेंगे और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका एनालाइज आप पेपर में भी अपने कर पाएंगे कि वहाँ पर हमें इनमें से कितने सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। EVS में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए प्रश्न कुछ इसी तरह का हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसी तरह आपसे जो है एग्जाम में भी हल्के हल्के घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब आपको इनकी जानकारी हो जाएगी तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाले। तो चलिए अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पुनरावृत्ति और परबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हो जाता है समय का सदुपयोग। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मियों की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेगी, यानी कि आपका सिलेबस पूरा करेगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है वह अपना समय बिताना चाहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है, उसको यहाँ पर हमें छांटना है। जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो यहाँ पर आपका जो है सही जवाब इस प्रश्न का हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर विकल्प जो आपका 4 है वो यहाँ पर लिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना,
शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। और लास्ट आपका हो जाएगा पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो यहाँ पर जो है हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। देखिए रटकर शब्द जहाँ भी आएगा ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि मैं इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि रटकर केवल ये वर्ड आपके जहाँ भी आएंगे तो ये आपके नेगेटिव के अंदर आ जाएंगे, जो हम डायरेक्टली पहचान कर बिना प्रश्न पढ़े भी उनको यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागमों को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है, यानी कि सबसे ज़्यादा सही है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन हो जाता है यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधियां आधारित बनाने में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृत्त विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है यह विशेष सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त कराने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के एक पाठ्यक्रम में जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशु या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। दत्तकार्य विधि, एजुसेट विधि, भ्रमण विधि या फिर कहानी विधि। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दत्तकार्य विधि। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अच्छा दत्तकार्य विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अच्छे कार्य को करने के लिए शिक्षक का निर्देश आवश्यक नहीं है। दत्त कार्य प्रेरणादायक होना चाहिए। और हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है दत्त कार्य सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है सही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो आपको जो है सवाल ये जो भी दिया गया है आपको उसको बहुत ही केयरफुली यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है निम्नलिखित में से कौन एक विश्लेषण विधि की विशेषता को नहीं दर्शाता। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विश्लेषण विधि एक क्रियाशील विधि मानी जाती है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इस विधि में छात्र धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते हैं। और लास्ट ऑप्शन हो जाता है खोज करने हेतु यह प्रभावशाली विधि मानी जाती है। तो ध्यान से आप इस सवाल को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संश्लेषण विधि। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप यहाँ पर 3 ऑप्शन आप देख सकते हो। आगमन विधि से बालकों में आत्मविश्वास पैदा होता है।
सेकंड हमारा हो जाएगा छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है। और हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है आगमन विधि से बच्चों में दृष्टिकोण, यानी जो वैज्ञानिक आपका दृष्टिकोण होता है उसकी भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस विधि में सर्वप्रथम छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, इसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत पहले आप नियम बताएंगे, उसके बाद उसके उदाहरण देंगे। तो वो विधि कौन सी है, उसको हम कौन सी विधि बोलेंगे? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है निगमन विधि, ये सही जवाब होगा। बालकों को जितना संभव हो बताया न जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये एक कथन है आर्मस्ट्रांग, स्कीनर, स्पेंसर या फिर लैंडन का। तो यहाँ पर हमारा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? स्कीनर, लैंडन, स्पेंसर या फिर आर्मस्ट्रांग? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन को आपको छांटना है। ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शन की होती है। सेकंड ऑप्शन हो जाता है प्राथमिक स्तर के लिए ह्यूरिस्टिक विधि अधिक उपयुक्त नहीं जो है मानी जाती। थर्ड ऑप्शन हो जाता है कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है। और लास्ट ऑप्शन हमारा जो है हो जाता है ह्यूरिस्टिक विधि पाठ्यवस्तु को बोधगम्य तथा सरल बना देती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से एक बालक को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे? अरस्तु, कार्ल मार्क्स, रूसो या फिर स्पेंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाता है। किस विद्वान का मानना था कि बालकों को सिखाने के लिए कहानी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम जो है आपकी विधि है? अरस्तु, रूसो, स्पेंसर, प्लूटो? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 प्लेटो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का। शिक्षण प्रणाली में खेल विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री कौन थे? हेनरी कुक, जेम्स कुक, स्पेंसर या फिर लैंडन? देखिए यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हेनरी कुक्स। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आपके 30 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है लेकर आएंगे और जल्द ही हम और जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपकी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।